हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर माइनर पेपर हिस्ट्री। तो माइनर पेपर हिस्ट्री में जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप सभी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए हम इस क्लास में लेकर के आए हैं माइनर पेपर से। तो एक एक करके सारा क्वेश्चन देखते जाएंगे, प्लस में उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो ये जो वीडियो रहने वाला है आपका, ये पार्ट 1 रहने वाला है, क्योंकि पूरा एक ही क्लास में पूरा क्वेश्चन करवाना पॉसिबल नहीं है। शायद 4 से 5 यूनिट है आपको माइनर पेपर में पढ़ना है, तो एक क्लास में कराना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 3 यूनिट से हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं, और पार्ट 2 में अगला बचा हुआ जितना भी यूनिट होगा उससे हम क्वेश्चन करवाएंगे। रहा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का बात, तो समय मिलेगा तो हम वो भी करवा देंगे, समय मिल जाएगा अगर तो हम वो भी करवा देंगे। तो चलिए, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, आधुनिक यूरोप की शुरुआत का अर्थ क्या है। तो आधुनिक यूरोप की शुरुआत का अर्थ क्या है और इसके मुख्य कारण की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको लिखना है कि आधुनिक यूरोप की शुरुआत 15 से 16वीं सदी के बीच मानी जाती है, और इस समय यूरोप में सोच, समाज, व्यापार, धर्म, राजनीति और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन हुए। इसे मिडाइवल यानी मध्यकाल से मॉडर्न यानी आधुनिक काल से परिवर्तन माना जाता है। इसके कुछ मुख्य कारण भी दिया गया है, जो कि आपका पॉइंट वाइज दिया गया है ताकि आपको याद रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आधुनिक यूरोप की शुरुआत का अर्थ क्या है। तो यूरोप में बहुत लंबे समय तक एक पुरानी व्यवस्था चलती थी, जिसमें क्या होता था कि राजा को सबसे ऊपर रखा जाता था, उसके नीचे जमींदार को और उसके नीचे किसान को। तो किसान के पास कोई अधिकार नहीं था, शिक्षा केवल कुछ लोगों तक ही सीमित था। धार्मिक संस्था यानी चर्च क्या करती थी, हर बात का निर्णय चर्च ही लेती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि समय के साथ लोग जागरूक हो चुके थे, समय के साथ लोग जागरूक होने लगे और सोच बदलने लगी, लोगों की सोच बदलने लगी। लोग सवाल पूछने लगे, हर बात का फैसला चर्च और राजा ही क्यों करेगा। तो यही सोच का बदलाव आधुनिक यूरोप की शुरुआत कहलाता है, यानी पुरानी व्यवस्था की जगह नई सोच, नए विचार और नए समाज बनना शुरू हो चुका था। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको लिखना है फ्यूडलिज्म का पतन, यानी सामंतवाद का पतन। फ्यूडलिज्म को हिंदी में बोलते हैं सामंतवाद का पतन। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो है आपकी ये पुरानी व्यवस्था का गिरना, पुरानी व्यवस्था गिर चुका था। जैसे फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था कि फ्यूडल सिस्टम को ऐसे समझना है आपको कि जैसे गांव का पूरा नियंत्रण सिर्फ जमींदार के पास हो, किसान बिना अनुमति घर भी न छोड़ सके, और मेहनत किसान करे और लाभ कौन ले जाता था, वो ले जाता था जमींदार। तो जमींदार को लाभ होता था और मेहनत किसान करता था। लेकिन महामारी, युद्ध और व्यापार बदलने से यह व्यवस्था टूटने लगा। लोगों को एहसास हुआ कि हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। लोग शहरों में आने लगे, पढ़ाई लिखाई बढ़ी और व्यापार बढ़ा। ये सब हुआ इसमें। और क्या हुआ कि इसमें तो आपको यहाँ पे लिखा गया है कि यही आधुनिक सोच की पहली शुरुआत थी। तो ये पहला शुरुआत हुआ कि सामंतवाद का पतन हुआ। तो ये आपको रीड कर लेना है यहाँ पे। और दूसरा पॉइंट है आपका, एक मिनट, दूसरा पॉइंट है रेनाइसेंस, यानी नई सोच, नव जागरण। तो इसका क्या मतलब है, रेनाइसेंस का मतलब है कि फिर से जागना। लोगों ने क्या किया कि भगवान के नाम पर हर बात मानना बंद किया और विज्ञान, तर्क और प्रयोग से चीज़ें समझना शुरू करते हैं लोग। कला और साहित्य में मानव जीवन को महत्व दिया गया। लोग पहले सोचते थे कि सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है, लेकिन नई सोच जो आई तो उसमें लोग क्या सोचने लगे कि मनुष्य खुद सोच सकता है, कर सकता है। यही आधुनिक विचारों की, एक मिनट, यही आधुनिक विचारों की शुरुआत हुई। अभी तीसरा पॉइंट है आपका समुद्री मार्गों की खोज, तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट का मतलब है कि पहले यूरोप एशिया से चीज़ें लाता था, लेकिन रास्ता
महंगा और लंबा था। तो वास्को द गामा ने भारत का समुद्री मार्ग पाया, कोलंबस अमेरिका पहुंचा और यूरोप के व्यापार के लिए दुनिया खुली। तो व्यापार हुआ तो पैसा आया तो शिक्षा बढ़ा, शिक्षा आया तो नए विचार आए, और फिर क्या हुआ कि राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका था। तो इससे यूरोप बहुत मजबूत हो गया था। तो ये है आपका तीसरा पॉइंट कि डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स, यानी नए देश, महाद्वीप और व्यापार का विकास हुआ। यूरोप आर्थिक रूप से मजबूत हो चुका था। अब चौथा पॉइंट है आपका रिफॉर्मेशन, यानी धार्मिक सुधार। तो इसका क्या मतलब है? तो इस पॉइंट का मतलब है कि चर्च लोगों की सोच पर बहुत नियंत्रण रखता था। लोगों ने कहा कि धर्म जरूरी है लेकिन अंधविश्वास नहीं। मार्टिन लूथर नाम के व्यक्ति ने धार्मिक नियमों का विरोध किया। चर्च के एकाधिकार के खिलाफ आंदोलन हुआ और नए ईसाई धर्म समूह बने, यानी प्रोटेस्टेंट बने। तो अब जो फैसला है, अब फैसला चर्च नहीं बल्कि लोग खुद लेने लग गए थे। तो ये आपका चौथा पॉइंट है जो कि आपको समझ में आ गया होगा कि धार्मिक सुधार हुआ। अभी आपको इसमें पांचवा पॉइंट दिया है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार। पांचवा पॉइंट अब हम जानेंगे कि इसका क्या मतलब है। तो पहले किताब हाथ से लिखी जाती थी तो महंगी होती थी, कुछ ही पढ़ सकते थे, कुछ ही लोग को ये किताब मिल पाता था क्योंकि बहुत ज़्यादा ही महंगा था ये किताब हाथ से लिखा हुआ। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के आने से क्या हुआ कि किताब सस्ता हुआ, ज्ञान तेजी से फैला, गांव-गांव तक पढ़ाई पहुंचा, विचार हर व्यक्ति तक पहुंचा। तो शिक्षा फैला, तो शिक्षा फैलने से क्या हुआ कि समाज का जागना हुआ, समाज का जागना, आधुनिक समाज की गति यहीं से तेज हुई। तो अब इसमें आपको निष्कर्ष दिया है कि इन सब कारणों ने यूरोप की पुरानी सोच को बदलकर आधुनिक विचारों, विज्ञान, व्यापार और लोकतंत्र का नींव रखा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसका आंसर आप सभी को यहाँ तक लिखना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपको पढ़ना है सामंतवाद क्या था और इसके पतन के कारण के बारे में आपको बताना है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको आसान भाषा में समझाएं तो सोचिए कि एक बड़ा राजा है, उसके पास बहुत ज़मीन है, पूरे देश उसकी ज़मीन है, पूरा देश उसका ज़मीन है, लेकिन वह पूरी ज़मीन अपने आप नहीं संभाल सकता, इसीलिए वह ज़मीन छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर ज़मींदारों को दे देता है। ज़मीन दे देता है किसको? ज़मींदार को। तो बदले में ज़मींदार राजा को सेना का कर देते हैं, कर यानी टैक्स। तो बदले में ज़मींदार राजा को सेना और कर देते हैं। क्या देते हैं? तो सेना और कर देते हैं यानी टैक्स देते हैं। तो एक मिनट, सेना और टैक्स देते हैं तो राजा का शासन चल जाता है। तो अब जमींदार क्या करते हैं कि वे उस जमीन पर किसानों से खेती करवाते हैं, किसान मेहनत करे लेकिन फ़ायदा का बड़ा हिस्सा जमींदार ले जाता है। तो फ़ायदा का बड़ा हिस्सा कौन ले जाता है? तो जमींदार ले जाता है। तो इसके बाद अगर हम आपको समझाएं तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसान जमींदार की अनुमति के बिना गांव भी नहीं छोड़ सकता था, वे आज़ाद नहीं थे। तो फ्यूडलिज्म एक ऐसी समाज व्यवस्था थी जहां राजा सबसे ऊपर रखा जाता था, राजा को, उसके नीचे जमींदार को और उसके नीचे किसान को, और किसान सबसे मजबूर वर्ग था। किसान को कोई अधिकार भी नहीं था, न वो उतना उसको फ्रीडम मिला हुआ था। तो फ्यूडलिज्म यानी जमीन के बदले वफादारी और सेवा देने की पुरानी व्यवस्था। तो ये मतलब है आपका फ्यूडलिज्म का। इसके कुछ पतन के कारण भी दिया गया है जो कि आपको इसमें लिखना है। ये आपको फ्यूडलिज्म का पतन का कारण यहाँ से रीड कर लेना है आपको, बाकी हम आप सभी को समझा ही चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दिया है पतन के कारण। तो फ्यूडलिज्म के पतन के कारण के बारे में भी आपको लिखना है। तो सबसे पहला आपको पॉइंट दिया गया है इसमें धर्म युद्ध, पहला पॉइंट। तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है यूरोप के लोग एशिया, अरब देशों से मिल गए थे और नए चीज़ें सीखी, जैसे कि गणित, विज्ञान, व्यापार, ये सब चीज़ सीखने लग गए थे। तो मसाले, सिल्क, सोना, चांदी का व्यापार बढ़ा। अब व्यापारी पैसे वाले बनने लगे और जमींदार कमज़ोर हो चुका था। तो सोचिए कि पहले सिर्फ ज़मीन के आधार पर ताकत थी, अब व्यापार के आधार पर भी
ताकत आने लग गई थी। अब आपका दूसरा पॉइंट है ब्लैक डेथ यानी महामारी। तो अब इसका क्या मतलब है, एक मिनट। तो महामारी, तो इसका मतलब है कि भयानक प्लेग से करोड़ों लोग मारे गए, मजदूर और किसान बहुत कम बचा। तो कम मजदूर है तो मजदूरी भी बढ़ चुकी थी, अगर मजदूर कम होगा तो मजदूरी बढ़ा दिया गया था, लेकिन किसान की कीमत समझी जाने लगी और किसान अब जमींदार पर निर्भर नहीं रहे, किसान आज़ादी की ओर बढ़ रहा था। तो ये आपका दूसरा पॉइंट था। अभी आपका तीसरा पॉइंट है शहर और व्यापार का उदय यानी सिटी और व्यापार का उदय। तो इसका क्या मतलब है कि पुराने समय में लोग गांव तक ही सीमित थे, लेकिन व्यापार बढ़ा, लोग शहर गए, शहर में काम, पैसा और आज़ादी मिला। जो किसान पहले बंधे हुए थे वे अब जमींदार के बिना भी जीवन जी सकते थे। तो ये आपका तीसरा पॉइंट है। अभी चौथा पॉइंट आपको इसमें लिखना है, एक मिनट। चौथा पॉइंट आपको दिया है कि राजाओं की शक्ति बढ़ी। तो इसका क्या मतलब है कि अब राजा सीधे लोगों पर शासन करने लगे, टैक्स सीधे जनता से लिया गया और जमींदार की ज़रूरत कम हो गई। तो जमींदार कमज़ोर हुआ और फ्यूडल सिस्टम भी कमज़ोर हुआ। तो इसका परिणाम क्या हुआ, फ्यूडल सिस्टम के पतन का परिणाम क्या हुआ। तो इसके कुछ पॉइंट दिया गया है जो कि हम आपको समझा देते हैं। पहला पॉइंट है किसानों में स्वतंत्रता। तो अब किसान मालिक की अनुमति के बिना कहीं भी जा सकते थे, काम चुन सकते थे, मजदूरी तय कर सकते थे। और दूसरा पॉइंट है कि नए शहर, बाजार, व्यापारी वर्ग उभरा यानी व्यापार बढ़ा, बाजार बने, दुकानदार, व्यापारी, बैंकर जैसे नए वर्ग आए। जमीन से नहीं बल्कि मेहनत और व्यापार से तरक्की होने लगी। तीसरा पॉइंट है इसमें आपको गिल्ड्स यानी व्यापारिक संगठन बने। तो व्यापारी और कारीगर एक साथ आकर के मिल गए थे, तो संगठन बना और अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाए। अभी आपको आगे पॉइंट है डेमोक्रेसी, नेशन स्टेट की शुरुआत। एक मिनट। तो ये है आपका डेमोक्रेसी, नेशन स्टेट की शुरुआत हुई यानी पहले सत्ता राजा और जमींदार के हाथ में थी, अब जनता की भूमिका बढ़ने लगी। आधुनिक राष्ट्र यानी नेशन स्टेट का जन्म हुआ। आज का लोकतंत्र इसी प्रक्रिया का परिणाम है। अभी आपका आगे पॉइंट है सामाजिक गतिशीलता बढ़ी, कोई भी आगे बढ़ सकता था। तो इसका क्या मतलब है कि पहले किसान का बेटा किसान ही बनेगा, लेकिन अब क्या है कि पढ़ाई, नौकरी, व्यापार से कोई भी आगे बढ़ सकता है। समाज खुला और अवसर भी बढ़ चुका था। तो निष्कर्ष में इसमें लिखा हुआ है कि फ्यूडलिज्म खत्म होने से आधुनिक समाज, लोकतंत्र और व्यापारिक अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप सभी को इतना ही लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है कि नौ जागरण क्या था और इसके प्रमुख कारण बताइए। तो नौ जागरण का अर्थ है कि पुनर्जागरण या फिर नया जागना। यह 14 से 16वीं सदी के बीच यूरोप में शुरू हुआ। इसमें मानव जीवन, कला, ज्ञान और विज्ञान में नई सोच विकसित हुई। और यहाँ पे कुछ कारण आपको दिया गया पॉइंट वाइज, जो कि हम आपको अभी समझा देते हैं तुरंत। तो रिनाइसेंस यानी नौ जागरण। तो नौ जागरण का क्या मतलब है। तो नौ जागरण शब्द का अर्थ है कि पुनर्जागरण यानी पुराने ज्ञान का फिर से जन्म या नई सोच के साथ उठ खड़ा होना। यह आंदोलन 14 से 16वीं सदी के में यूरोप में शुरू हुई। यानी यह आंदोलन 14वीं शताब्दी से 16वीं सदी में यूरोप में शुरू हुई। इसने लोगों की सोच पूरी तरह बदल दी। पहले लोग हर बात में धर्म पर निर्भर थे, जैसे कि बीमारी भगवान की नाराज़गी है, गरीबी किस्मत है, धरती सपाट है आदि। ये सब चीज़ लोग मानते थे पहले। लेकिन रिनाइसेंस आने के बाद लोग कहने लगे कि क्यों, कैसे और सबूत क्या है। यानी मनुष्य ने सवाल पूछना शुरू किया। इसका मतलब है कि यानी मनुष्य ने सवाल पूछना शुरू किया, यही परिवर्तन रिनाइसेंस कहलाता है यानी नव जागरण कहलाता है। तो इस आंदोलन में कला में वास्तविकता, साहित्य में मनुष्य का महत्व, विज्ञान में प्रयोग, शिक्षा में तर्क और विचारों में स्वतंत्रता, सब कुछ नया दिखाई देने लग गया था। इसीलिए रिनाइसेंस को हम आधुनिक युग की शुरुआत भी कहते हैं।
चलिए अब पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। आपका पहला पॉइंट इसमें दिया गया है कारण, 1 मिनट। तो पहला पॉइंट दिया गया है आप सभी को कि बाइजेंटाइन स्कॉलर्स का यूरोप आना। तो इसका क्या मतलब है कि साल 1453 तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल शहर पर कब्जा कर लिया। वह शहर पुराने ग्रीक और रोमन ज्ञान का केंद्र था। तो ये जो शहर है, ये शहर पर कब्जा किया गया। वो जो शहर था वो केंद्र था किस चीज़ का, तो ये जो शहर था वो केंद्र था तो किस चीज़ का था, तो वो शहर पुराने ग्रीक और रोमन ज्ञान का केंद्र था। वहाँ के विद्वान इटली भागकर आए। वे अपने साथ पुराने ग्रीक और रोमन किताबें लेकर के आए थे। इन्हीं किताबों से यूरोप में नया ज्ञान फैला। तो पहले क्या था कि धर्म की किताब की ही पढ़ाई की जाती थी, लेकिन अब विज्ञान, दर्शन, साहित्य की किताबें भी पढ़ाई जाने लगी। यानी क्या हुआ कि ज्ञान का द्वार खुला। अभी आपका दूसरा पॉइंट है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार। इसका मतलब है कि पहले किताब हाथ से लिखी जाती थी, बहुत महंगी होती थी, बहुत समय लगता था, आम आदमी तक पहुंच भी नहीं पाता था। तो प्रिंटिंग प्रेस ने क्या किया कि किताब सस्ता हो गया था और जल्दी बनने लगी। शिक्षा गांव शहर तक पहुंची। नए विचार जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। तो किताब आया तो ज्ञान बढ़ा, ज्ञान आया तो सोच का परिवर्तन हुआ, सोच में परिवर्तन आया। अभी तीसरा पॉइंट है आपका मेडाइवल चर्च की सीमाएं। तो लोग सोचने लगे कि चर्च हर बात का फैसला क्यों करे, अगर बीमार हूँ तो यह पाप की सजा क्यों, धरती गोल है या फिर सपाट है, यह भक्त करे या विज्ञान। अब लोग तर्क, कारण और प्रमाण चाहते थे, यानी लोगों को सबूत चाहिए था। यही सोच रिनेसेंस की नींव बनी। अभी चौथा पॉइंट है आपका ट्रेड और रिच मर्चेंट क्लास का विकास हुआ। तो इसका मतलब है कि समुद्री मार्ग खोजने से व्यापार बढ़ा, व्यापारी धनवान हो चुका था। उन्होंने कलाकारों, विद्वानों और वैज्ञानिक को पैसे दिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए इटली की मेडिसी फैमिली ने डिजाइन, चित्रकारी, वैज्ञानिक अनुसंधान, साहित्य, इन सभी को संरक्षण दिया। तो पैसे से प्रतिभा आने लग गई थी। तो अभी पांचवा पॉइंट है क्रूसेड्स और यात्राएं। तो इसका मतलब है कि धर्म युद्ध और यात्राएं। तो क्रूसेड्स के द्वारा यूरोपीय सैनिक अरब देशों से मिले। वहाँ गणित, खगोलशास्त्र, औषधि विज्ञान बहुत आगे था। तो वे वापस लौटे नए विचार के साथ। दुनिया को जानने की जिज्ञासा बढ़ी। कोलंबस ने अमेरिका खोजा और वास्को डी गामा भारत पहुंच चुके थे। तो रिनाइसेंस में दुनिया को समझने की भावना विकसित हुई। ये आपका कुछ पॉइंट था जो कि आपको रिनाइसेंस में लिखना था, इसके मुख्य कारण। तो यहाँ तक आपको आंसर लिखना है। अभी यहाँ पे निष्कर्ष दिया गया है जो कि आपको रीड कर लेना है। अभी अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि रिनाइसेंस के मुख्य चरण लिखिए। अर्ली रिनाइसेंस, और उसके बाद आपका आता है हाई रिनाइसेंस, उसके बाद है आपका नॉर्दर्न रिनाइसेंस। तो इसके बारे में भी हम आपको समझा देते हैं। तो अर्ली रिनाइसेंस कहाँ से शुरू हुआ? तो सबसे पहले इटली में हुआ। इसका कारण था कि बाइजेंटाइन स्कॉलर, व्यापार और इटली के अमीर व्यापारियों ने कला को बढ़ावा दिया। अभी हम पढ़ रहे हैं ये वाला पॉइंट। तो इस चरण की खास विशेषताएं क्या है? तो इस चरण की खास विशेषता है कि पुराने ग्रीक और रोमन विचारों में दोबारा रुचि बढ़ी। लोगों ने जीवन को ईश्वर और चर्च की सीमा से बाहर समझना शुरू किया था। तो चित्रकला और मूर्ति कला में वास्तविक इंसान जैसे शहर बनने की कला उभरी। तो फर्स्ट जो आपका फेज है इसमें ये हुआ। और सेकंड फेज में क्या हुआ कि रिनाइसेंस का स्वर्ण काल इसको कहा जाता है। सेकंड फेज को रिनाइसेंस की स्वर्ण काल यानी गोल्डन एज। तो इसकी विशेषता क्या है? तो इसका विशेषता है कि कला, विज्ञान, वास्तुकला अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका था। मानव शरीर, प्रकृति और भावनाओं को वास्तविक रूप में दिखाया गया था। कलाकार केवल चित्रकार नहीं बल्कि वैज्ञानिक, अभियंता और विचारक भी थे। तो दूसरा पॉइंट का ये मतलब था। अब तीसरा पॉइंट है आपका नॉर्दर्न रिनाइसेंस। तो इसका मतलब है कि ये कहाँ तक फैला? तो ये फैला था आपका जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और नीदरलैंड तक फैल चुका था।
तो इसका कारण क्या था? प्रिंटिंग प्रेस। तो इसका सबसे बड़ा कारण था प्रिंटिंग प्रेस। तो ये प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा ही फैला। तो ज्ञान तेजी से फैला, किताबें सस्ती हो चुकी थी इस टाइम में, और धार्मिक और सामाजिक सुधार की मांग भी उठने लग गया था इस टाइम में। तो इस चरण का फोकस क्या था? तो इस चरण का फोकस था कि कला के साथ साथ धार्मिक सुधार भी लाया जाए। मार्टिन लूथर ने चर्च की गलतियां पर प्रश्न उठाए। यहीं से रिफॉर्मेशन मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है। तो ये जो आपका तीनों पॉइंट था, आई होप कि ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। बाकी जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है आप सबको रीड कर लेना है और स्क्रीनशॉट लेते चलना है। तो अगला सवाल है आप सभी का, रेनेसांस के द्वारा कला, वास्तुकला और साहित्य का विकास समझाइए। तो इसका मतलब आप सब समझिए पहले कि मध्यकाल को इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल एज। मिडिल एज में कला, साहित्य और वास्तुकला मुख्य रूप से धर्म और चर्च तक ही सीमित था, लेकिन रिनाइसेंस के दौरान मनुष्य केंद्र में आ गया। उसकी भावनाएं, अनुभव, शरीर, बुद्धि, इन सब पर ध्यान दिया जाने लगा। यही ह्यूमनिज्म की सोच थी। अब कला केवल भगवान के लिए नहीं बल्कि समाज और मनुष्य के लिए भी बनने लग गई थी। इसमें जो आपको पहला पॉइंट दिया गया है वो आपको दिया गया, सबसे पहले पढ़ना है आपको कला के बारे में। तो मिडिल एज की कला, एक मिनट थोड़ा, मिडिल एज की कला में क्या कमी थी? तो इसमें कमी था कि चेहरे सपाट दिखाए जाते थे, भावनाएं नहीं दिखाई जाती थी, पेंटिंग सपाट यानी फ्लैट थी, 3D नहीं था। तो रिनाइसेंस में क्या नया बदलाव हुआ? तो रिनाइसेंस में बदलाव हुआ कि कलाकारों ने मानव शरीर, भावनाएं, दुख, सुखी और जीवन की असली तस्वीर दिखाने शुरू कर दी थी। पर्सपेक्टिव तकनीक से चित्र 3D दिखाई देने लगे और प्रकृति से को ध्यानपूर्वक देखने और वैज्ञानिक तरीकों से चित्रित करने की शुरुआत हुई। अब दूसरा पॉइंट है आपका इसमें, एक मिनट, वास्तुकला। दूसरा पॉइंट है आपका वास्तुकला। यहाँ पे जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो सब आप रीड कर लेंगे। हम आपको इस सब का मतलब समझा रहे हैं, बाकी पॉइंट वाइज लिखा गया है ताकि आपको याद रहे। तो रेनेसांस में वास्तुकला का विकास हुआ था। तो पहले क्या था कि गॉथिक शैली था। नुकीले गुंबद ऐसा होता है। तो संकरे गलियारे, चर्च मुख्य केंद्र। तो रेनेसांस में क्या नया आया? तो रेनेसांस में नया आया था कि पुराने ग्रीक और रोमन इमारतें से प्रेरणा मिली और गुंबद यानी डोम्स, गुंबद जो ऐसे बना हुआ रहता है गोल गोल ऐसे, एक मिनट दिखाते हैं, ऐसे बिल्डिंग रहता है, ऐसे ऊपर में जो ऐसे गोल बनाया जाता है, जैसे ताजमहल का ये जो गुंबद बना हुआ रहता है जिसको हम इंग्लिश में डोम्स बोलते हैं। तो गुंबद को इंग्लिश में डोम्स बोला जाता है, डोम्स। तो हम दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं अभी। तो डोम्स, खुले आंगन, बड़े स्तंभ और संतुलित डिजाइन, ये सब रेनेसांस में आया था। सुंदरता प्लस में उपयोगिता पर समान ध्यान दिया गया। अभी तीसरा पॉइंट है आपका साहित्य। तो तीसरा पॉइंट है साहित्य। तो साहित्य में क्या क्या हुआ रेनेसांस के दौरान क्या क्या हुआ? तो सबसे बड़ा बदलाव हुआ कि लैटिन भाषा का प्रभाव घटा और स्थानीय भाषा जैसे इटालियन, फ्रेंच, इंग्लिश में लेखन शुरू हो गया था। तो साधारण लोग भी पढ़ सके। विषय क्या था? कि विषय था कि सिर्फ भगवान नहीं मानव जीवन। तो साहित्य में कौन सी सोच आई? तो वो आया आपका व्यक्ति महत्वपूर्ण है, अनुभव, प्रेम, राजनीति, समाज विषय बने, तर्क और सवाल करना स्वाभाविक माना गया था। ये आपका दूसरा पॉइंट था। अभी आपका अगला सवाल है। ये कुछ लेखक का नाम यहाँ पे दिया गया है जो कि आपको रीड कर लेना है। तो चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है रेनेसांस का नया विचार विमर्श क्या था, यानी न्यू डिस्कोर्स क्या था? इसमें आपको लिखना है इतना। अभी आपको हम इसका मतलब समझाते हैं
कि रिनाइसेंस केवल कला या शिक्षा में बदलाव का नाम नहीं था, यह सोचने का तरीका बदलने का आंदोलन भी था। यह एक नया बौद्धिक विमर्श था जिसने लोगों को यह सिखाया कि वे भगवान पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि, तर्क और मेहनत से अपना भविष्य बदल सकते हैं। तो रिनाइसेंस का नया विचार क्या क्या था? तो सबसे पहला आपका था ह्यूमनिज्म, यानी मानव केंद्र सोच। ह्यूमनिज्म कहा गया इसको। इसमें अभी आपको लिखना है कि एक मिनट, नया विमर्श रिनाइसेंस के बाद ये आया। तो पुराना सोच क्या था कि भगवान सबसे महत्वपूर्ण है, और नया सोच क्या है कि मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग, यानी मानव ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो मानव के जीवन, भावनाएं, दुख सुख, उपलब्धियां सब महत्वपूर्ण है। शिक्षा केवल धार्मिक नहीं, मानवीय मूल्य पर आधारित था। तो मनुष्य अब पापी नहीं, बल्कि सृजनकारी यानी क्रिएटिव और शक्तिशाली माना गया था मनुष्य को। इतना आपको इसमें लिखना है। तो अब हम समझते हैं तर्क और विज्ञान पर जोर। ये आया था रिनाइसेंस में नया विचार, जो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट है, और ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे पॉइंट है। एक एक करके हम आपको समझा देते हैं। तो दूसरा अब है आपका तर्क और विज्ञान पर जोर। तो इसका क्या मतलब है? एक मिनट, तर्क और विज्ञान पर जोर। तो इसका मतलब है कि नया सवाल आया कि हर बात चर्च क्यों तय करे, हम खुद प्रयोग क्यों न करें। तो अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट और तर्क। विज्ञान और खोजों का तेज विकास हुआ। कोपरनिकस ने कहा पृथ्वी नहीं सूर्य केंद्र है, और यह सोचना पहले संभव माना जाता था, असंभव माना जाता था। ये सोचना पहले असंभव माना जाता था। पहले क्या होता था कि चर्च ही सारा डिसीजन लेती थी, लेकिन अब सारे डिसीजन लोग खुद ले सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट है आपका इंडिविजुअल फ्रीडम। एक मिनट, तो तीसरा पॉइंट है इंडिविजुअल फ्रीडम। तो इसका क्या मतलब है कि पहले समाज था राजा और चर्च के नियंत्रण में, लेकिन रिनाइसेंस आने के बाद व्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण माना गया। तो लोग अपनी कला, भाषा, धर्म, कैरियर खुद चुन सकते थे। महिला शिक्षा पर भी चर्चा शुरू होने लग गया था। हर इंसान अपने चुनाव से समाज को बदल सकता था। तो चौथा पॉइंट है आर्ट एंड लिटरेचर फॉर पीपल नॉट फॉर चर्च। तो इसका क्या मतलब है कि पहले कला और शिक्षा चर्च और राजाओं के लिए ही था सिर्फ, लेकिन अब क्या है कि अब आम लोगों की कहानियाँ, प्रेम, समाज, राजनीति पर लेखन शुरू हो चुका था। तो स्थानीय भाषाओं में साहित्य भी आ चुका था। शेक्सपियर, डेंटे, इरास्मुस ने आम इंसान की आवाज़ उठाई। तो कला अब दीवारों की सजावट नहीं, बल्कि समाज का आईना बन चुका है। तो इसका ये मतलब है। इसमें आपको निष्कर्ष यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप रीड कर लेंगे, प्लस में स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप सभी को यहाँ तक लिखना है। तो यूनिट 1 आप सभी का कंप्लीट हो चुका है। तो अब शुरू होता है यूनिट 2। यूनिट 2 से क्वेश्चन शुरू होता है यूरोप में निरंकुश राजतंत्र यानी एब्सोल्यूट मोनार्क की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो निरंकुश राजतंत्र वह शासन प्रणाली थी जिसमें राजा के पास राजा की समस्त शक्तियाँ केंद्रित रहती थी। तो राजा कानून बनाता था, कर लगाता था यानी टैक्स लगाता था, सेना का संचालन भी करता था और न्याय भी करता था। तो राजा की सत्ता पर न तो संसद का नियंत्रण होता था और न ही किसी अन्य संस्था का। तो इस व्यवस्था में राजा स्वयं को ईश्वर द्वारा नियुक्त शासक मानता था। 16वीं से 17वीं शताब्दी में यह व्यवस्था यूरोप के कई देशों तक विकसित हो चुका था। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है, इसमें आंसर आपको इतना लिखना है। एब्सोल्यूट मोनार्क से अगर क्वेश्चन पूछे तो इतना लिखना है। अभी दूसरा सवाल है आपका, स्पेन में निरंकुश राजतंत्र के विकास का वर्णन कीजिए। तो स्पेन में निरंकुश राजतंत्र का विकास 16वीं शताब्दी में हुआ। यहाँ शक्तिशाली राजाओं ने चर्च और सेना के सहयोग से अपनी सत्ता मजबूत कर ली थी। तो यहाँ पे सत्ता मजबूत हो चुका था और सामंती वर्ग कमजोर हो चुका था, और राजा ने प्रशासन अपने नियंत्रण में ले लिया। कर व्यवस्था और स्थानीय सेना के कारण राजा की शक्ति बढ़ चुकी थी। तो इन सब लोगों की वजह से क्या हुआ कि राजा की शक्ति बढ़ चुकी थी। तो विदेशी उपनिवेशों से
प्राप्त धन ने भी राजा को निरंकुश बनने में सहायता की। इस प्रकार स्पेन में केंद्रीकृत और निरंकुश शासन स्थापित हो चुका था स्पेन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप सभी को इतना लिखना है। अभी आपका अगला सवाल है, फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र के विकास की विवेचना कीजिए। तो फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का सबसे स्पष्ट रूप लुई 16 के शासन काल में देखने को मिलेगा। लुई 16 के बारे में आप सब पढ़े भी होंगे। तो उसने संसद और सामंतों की शक्ति को सीमित कर दिया था। तो प्रशासन, सेना और न्याय व्यवस्था राज्य के नियंत्रण में जा चुका था। तो लुई 16 का कथन था कि राजा मैं हूँ, जो निरंकुश शासन की भावना को दर्शाता है। तो लुई 16 का कहना था कि राज्य मैं हूँ, राज्य है, सॉरी राजा नहीं, राज्य। तो राज्य मैं हूँ, तो ये जो है ये दर्शाता है आपको निरंकुश शासन की भावना को दर्शाता है। तो उसने शासन काल में फ्रांस में राजा की शक्ति सर्वोच्च हो चुकी थी। उसके शासन काल में फ्रांस में राजा की शक्ति सर्वोच्च हो गई और निरंकुश राजतंत्र पूरी तरह स्थापित हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इतना लिखना है। अभी आगे क्वेश्चन है आपका कि ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र और संसद के बीच संघर्ष का वर्णन कीजिए। तो ब्रिटेन में क्या हुआ? तो ब्रिटेन में राजा निरंकुश शासन स्थापित करना चाहता था, लेकिन संसद ने इसका विरोध किया। राजा बिना संसद की अनुमति के कर लगाना चाहता था। इस मुद्दे पर राजा और संसद के बीच गंभीर संघर्ष हुआ। तो अंततः क्या हुआ कि गृह युद्ध हुआ, जिसमें राजा चार्ल्स प्रथम की हार हो चुकी थी और उसे मृत्युदंड दिया गया था। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में निरंकुशता समाप्त हो चुकी थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप सभी को यहाँ लिखना है इतना। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है कि यूरोप में सामंती अर्थव्यवस्था का वर्णन करते हुए उसके प्रभाव बताइए। तो सामंती अर्थव्यवस्था भूमि पर आधारित था। भूमि पर सामंतों का अधिकार होता था। किसान उनके अधीन रहते थे, मतलब भूमि पर किसान काम करते थे, उनके अंडर में ही लोग काम करते थे। 1 मिनट, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो किसान उनके अधीन रहते थे। किसान लगान और सेवा देने के लिए बाध्य थे। इस व्यवस्था में व्यापार और उद्योग का विकास सीमित था। तो सामंती व्यवस्था के कारण आर्थिक असमानता बढ़ी और किसान का शोषण हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे इस व्यवस्था के विरुद्ध असंतोष बढ़ा, जिससे आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप सभी को इतना लिखना है। हम आप सबको ये नहीं कहते हैं कि सेम टू सेम क्वेश्चन मैच करेगा। जिसमें सेम टू सेम क्वेश्चन मैच करने वाला रहता है वो हम बता देते हैं। इसमें आपको अगर यहाँ क्वेश्चन पर ध्यान देना है, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे अगर ऐसा ही पूछता है वहाँ पे इसी टाइप का मिलता जुलता, तो आप सबको इतना याद रखना है बस आंसर में। तो मर्केंटिलिज्म एक आर्थिक नीति थी जिसमें किसी राष्ट्र की समृद्धि को उसके सोने चांदी के भंडार से मापा जाता था। तो राष्ट्र की समृद्धि को किससे नापा जाता था? तो सोने चांदी के भंडार से मापा जाता था। तो सरकार व्यापार पर नियंत्रण रखती थी और निर्यात को प्रोत्साहित करती थी। तो इस नीति से व्यापार और उद्योग का विकास हो चुका था। तो साथ ही राज्यों की शक्ति बढ़ी और उपनिवेशों की स्थापना हो चुकी थी। तो मर्केंटिलिज्म ने आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की नींव रखी। चलिए अगला सवाल है आप सभी का, यूरोप में निरंकुश राजतंत्र के उदय के प्रमुख कारण की व्याख्या कीजिए। तो यूरोप में निरंकुश राजतंत्र के उदय के कई कारण थे, जैसे कि मध्यकाल में सामंती व्यवस्था कमजोर हो रही थी और राजाओं ने सत्ता अपने हाथ में लेना शुरू किया। स्थानीय सेना और कर प्रणाली के विकास से राजा आर्थिक रूप से मजबूत हुए और चर्च ने भी राजाओं को ईश्वरीय अधिकार का समर्थन दिया। तो इन सभी कारणों से राजा शक्तिशाली बने और निरंकुश शासन की स्थापना हो चुकी थी। तो क्वेश्चन नंबर ये जो 1 है ये अगले सेट से उठाया गया है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से सीरियल वाइज 1 लिख दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये 1 था जिसका आंसर आप सभी को लिखना था। क्वेश्चन नंबर 2 है,
कि निरंकुश राजतंत्र और सामंतवाद के बीच का संबंध स्पष्ट कीजिए। तो निरंकुश राजतंत्र का विकास सामंतवाद के पतन के साथ जुड़ा हुआ था। पहले सामंत शक्तिशाली थे और राजा कमजोर, लेकिन अब राजाओं ने सेना और प्रशासन पर नियंत्रण किया तो सामंतों की शक्ति कम हो गई। सामंतों के कमजोर होने से राजा निरंकुश बन चुका था। तो इस प्रकार सामंतवाद का पतन निरंकुश राजतंत्र के उदय का मुख्य कारण बन गया था। तो चलिए अगला सवाल है आप सभी का, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 आपसे पूछा है कि फ्रांस के निरंकुश राजतंत्र की मुख्य विशेषता बताइए। तो फ्रांस के निरंकुश राजतंत्र की मुख्य विशेषता थी, ये कुछ पॉइंट लिखा गया है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, राजा सर्वोच्च शासक था, संसद की शक्तियाँ सीमित थी उस टाइम में, सेना और प्रशासन राजा के अधीन में रहता था और कर व्यवस्था राजा के नियंत्रण में थी। तो इन विशेषताओं के कारण फ्रांस में शक्तिशाली निरंकुश शासन स्थापित हो चुका था। तो क्वेश्चन 3 का आंसर आप सभी को इतना लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बैकग्राउंड से कोई भी नॉइज़ आ रहा होगा तो उस पर ध्यान नहीं देना है, बस आप सबको क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देना है, जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान देना है, बस बैकग्राउंड पे ध्यान नहीं देना है। ब्रिटेन में, एक मिनट, तो क्वेश्चन पूछा है ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र सफल क्यों नहीं हो सका। तो ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र इसीलिए सफल नहीं हो सका क्योंकि वहाँ संसद पहले से ही मजबूत थी। संसद कर लगाने और कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, तो जनता भी संसद के पक्ष में थी। राजा द्वारा निरंकुशता लागू करने के प्रयोग का विरोध हुआ और अंततः संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप सभी को इतना लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी, यूरोप में सामंती अर्थव्यवस्था के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। तो यूरोप में सामंती अर्थव्यवस्था का पतन का कई कारण की वजह से हुआ था। तो व्यापार और नगरों के विकास से धन आधारित अर्थव्यवस्था उभरी, तो किसानों में जागरूकता बढ़ी और वे शोषण का विरोध करने लग गए थे। तो नए तकनीकों और बाजार व्यवस्था के कारण भूमि आधारित व्यवस्था कमजोर हो गई। इससे सामंतवाद धीरे धीरे समाप्त होने लग गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का इतना आंसर था। अभी अगला सवाल है आप सभी का, एक मिनट। तो मर्केंटिलिज्म और निरंकुश राजतंत्र के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। तो मर्केंटिलिज्म और निरंकुश राजतंत्र एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो मर्केंटिलिज्म से व्यापार बढ़ा और राज्य को अधिक धन प्राप्त हुआ, तो इस धन से राजा ने सेना और प्रशासन को मजबूत किया। बदले में निरंकुश राजाओं ने मर्केंटिलिज्म को संरक्षण दिया। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को मजबूत किए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप सभी को इतना लिखना है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, मर्केंटिलिज्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो मर्केंटिलिज्म के प्रमुख सिद्धांत कुछ यहाँ पे लिखा गया है पॉइंट वाइज, जो कि आपको याद कर लेना है। तो राष्ट्र की संपत्ति सोने चांदी से मापी जाती थी और निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए, आयात को सीमित करना चाहिए, व्यापार पर राज्य का नियंत्रण होने लग गया था और इन सिद्धांतों ने यूरोपीय देशों को आर्थिक नीतियों को दिशा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप सभी को आंसर इतना लिखना है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है आपसे, एक मिनट। तो यूरोप के आर्थिक विकास में व्यापार और उपनिवेशवाद की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो व्यापार और उपनिवेशवाद ने यूरोप के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो उपनिवेशों से कच्चा माल प्राप्त हुआ और यूरोप में बने सामान वहां बेचे गए, तो इससे व्यापार बढ़ा और पूंजी का संचय हुआ। इस प्रक्रिया ने उद्योग और वाणिज्य को विकसित किया और यूरोप को आर्थिक रूप से शक्तिशाली बना चुका था। तो ये जितना भी क्वेश्चन था वो यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, 3 यूनिट से क्वेश्चन लेकर के हम इस वीडियो में आए थे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी, तो अब पार्ट 2 लेकर के आना पड़ेगा, जिसमें बाकी बचा हुआ जितना भी यूनिट है उससे क्वेश्चन करवाना पड़ेगा। तो हो सकता है तो रात तक में हम करवा देंगे, पूरा कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले हम आप सभी को क्वेश्चन दे दें। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी अगर गलती से कोई भी शब्द अगर बोल चुके होंगे इस वीडियो में हम, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। आप सभी को जो भी लिखा हुआ है वो रीड कर लेना है। तो चलिए क्लास को यहीं एंड करते हैं।